नमस्कार, मैं अमृता खंडेराव। आज बोधिसत्व फाउंडेशन की ओर से हम एक महिला किसान की मुलाकात आपसे करवा रहे हैं। उनका नाम है प्रज्ञा जी बापट। मैं प्रज्ञा जी से सवाल करूंगी क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल किसानी की है और वह खुद के अनुभव हमारे साथ आज शेयर करेगी। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्ते। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी संगठन से जुड़ी हुई है? जी हाँ, मैं एक किसान की घरवाली हूँ और युगात्मा शरद जी जोशी इनकी शेतकरी संघटना इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ और महिला आघाड़ी की एक महिला इस नाते से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको करना चाहती हूँ। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। क्या आप सोचती है कि देश स्वतंत्र हुआ लेकिन किसान स्वतंत्र हुआ कि नहीं? आप क्या सोचती हो? आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अमृता जी। हमारे संगठन का ध्येय ही है किसानों की संपूर्ण स्वतंत्रता। अब आपने ये प्रश्न तो पूछ ही लिया, तो क्या हम स्वातंत्र्य की व्याख्या, परिभाषा ठीक से कर पाए हैं? स्वातंत्र्य का मतलब क्या, अर्थ क्या, परिभाषा क्या? स्वातंत्र्य का अर्थ है हर किसी को विकास का हर एक अवसर मिलना। अब विकास मतलब क्या? विकास का अर्थ है संपन्नता, समृद्धि, आर्थिक सुबत्ता और उसी के साथ गुणवत्ता भी। आर्थिक सुबत्ता भी हो और गुणवत्ता भी हो। और गुणवत्ता मतलब निजी गुण तो बढ़ने ही चाहिए, लेकिन हम जो कारोबार करते हैं, हम जो व्यवसाय करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका भी दर्जा बढ़ना चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। क्या है ना, सिर्फ अगर समृद्धि हो तो गुणवत्ता बढ़ेगी या ऐसी बात नहीं है। और गुणवत्ता यदि है तो सिर्फ गुणवत्ता से काम नहीं चलेगा। काम करने के लिए दाम भी होना चाहिए, अपनी जेब में पैसे भी होने चाहिए। इसलिए गुणवत्ता और संपन्नता ये दोनों आवश्यक है अगर स्वातंत्र्य की पूरी परिभाषा हो तो। मतलब मुझे मेरी फसल का आय तो अच्छा मिलना चाहिए, भाव अच्छा मिलना चाहिए, मेरी आय बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे गुण भी बढ़ने चाहिए वैयक्तिक। और मैं जो किसानी करती हूँ, मैं जो फसल उगाती हूँ, वह भी दिन ब दिन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, और तरीके भी अच्छे होने चाहिए। मतलब मुझे पैसा भी चाहिए और गुण भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ये मेरे ख्याल से स्वातंत्र्य का पूरा अर्थ है, समृद्धि और गुणवत्ता। वाह वाह, ये तो हर क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। और अभी मैं पूछना चाहती हूँ, आप यवतमाल से जुड़ी हो। जी। यवतमाल किसानों की आत्महत्या के लिए ऑल ओवर इंडिया डिफेम्ड है। जी। तो क्या खेती अच्छे तरीके से हो सकती है? जी, खेती की पढ़ाई करनी चाहिए। खेती कोई अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। वाह वाह। खेती की पढ़ाई मतलब जमीन की पढ़ाई, मिट्टी की पढ़ाई, पानी कितना उपलब्ध है, बिजली है या नहीं, काम करने के लिए मजदूर की उपलब्धि है क्या, मजदूर मिलते हैं या नहीं, बीज कैसे बोते हैं, कब बोते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है समय का नियोजन। समय का नियोजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसानी करने के लिए। जो काम जिस वक्त मतलब जिस दिन करना चाहिए उसी दिन अगर होता है तो ही फसलें अच्छी आती। तो नियोजन ये सबसे बड़ी बात है किसानी करने में। और एक बहुत बड़ी बात है कि बाजार की भी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब बाजार, हमारी फसल हम बाजार तक कैसे ले जाते हैं, जब ले जाते हैं उस वक्त उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कम तो नहीं होती, सूख तो नहीं जाता, मुरझा तो नहीं जाता, ये सब देखना चाहिए। और बाजार में भी क्या बिकता है, कैसे बिकता है, कब बिकता है, ये पूरी अभ्यास इसका होना चाहिए। बस बीज लेके गए, बोए, उगाए और फसल काट के चले बाजार, ऐसी खेती होती नहीं है।
अगर खेती करनी है तो इन सब का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करके अगर खेती करे तो फायदा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसानों ने आपसे प्रशिक्षण ही लेना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में नियोजन का, प्लानिंग का जो महत्व है वो काकी बता रही है कि वही इम्पोर्टेंस प्लानिंग की खेती में भी होती है और होनी ही चाहिए। आजकल कम लागत में निसर्ग कृषि करने का आह्वान लोगों से किया जाता है, तो किसान निसर्ग कृषि क्यों नहीं अपनाते? आप क्या सोचते हैं? क्या है ना अमृता जी, ये तरीका तो बहुत पुराना है। आज से 60-70 साल पहले यही तरीके से खेती की जाती थी। जब हमारी जनसंख्या थी शायद 40 करोड़ या 45 करोड़ होगी। लेकिन तब भूखमरी ये शब्द भी हमने सुना है। और हमारे जो दिवंगत पंत प्रधान है द्वितीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने सबको सोमवार का उपवास करने के लिए कहा था, क्योंकि उस वक्त उपज बहुत कम थी। और उन्होंने कहा था कि हर कोई सोमवार को हो सके तो उपवास करे, एक ही वक्त खाना खाए और अनाज बचाए। मैंने अपने घर के बड़ों बूढ़ों को शास्त्री सोमवार का उपवास करते हुए देखा है। वाह! पर अब हमारी जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। तो उसी पुरानी तरीके से अगर हम खेती करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कैसा भरेगा? नहीं भर सकते। और देखिए, इतनी बड़ी लोक संख्या है, जनसंख्या है, फिर भी आज भूखमरी ना के बराबर है। और ये रासायनिक खेती की देन है, इसे कोई टाल नहीं सकता जी। जिनको निसर्ग खेती करनी है करे, लेकिन अगर इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पालना है तो रासायनिक खेती के लिए दूसरा पर्याय नहीं। और कम मात्रा में दे रासायन और उपज ज्यादा हो, इसलिए ये रासायनिक खेती अब अटल हो गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और नए तंत्रज्ञान के आविष्कार से ये मुमकिन हुआ है, तो इसे अपनाना ही चाहिए। निसर्ग खेती अच्छी है, लेकिन उसमें उत्पाद कम होता है। और आज कम उत्पाद अगर हो तो हमें फिर से और देशों से मदद लेनी पड़ेगी, कटोरा ले जाना पड़ेगा, थैली ले जाना पड़ेगी, झोली ले जाना पड़ेगा, और उनसे मांग मांग कर, जैसे इससे पहले हुआ है जब अकाल था, जब शास्त्री जी ने आह्वान किया था उपवास का, उसी वक्त मक्का और गेहूं अमेरिका से आए थे और इतने लाल थे, उसकी रोटी इतनी रूखी सूखी और लाल बनती थी। वो खाते हुए मतलब वो खाकर अनेकों को अपना गुजारा करना पड़ा। तो ऐसी मुसीबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पूरा निसर्ग खेती पर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो रासायन का उपयोग आवश्यक है। और मैंने ऐसा सुना है कि जब अमेरिका से गेहूं आयात किया गया था, उस वक्त उन्होंने गेहूं में मिलाकर ये जो कांग्रेस के बीज है, वीड है आजकल कड़वा, उनके बीज उसके साथ आए थे। क्या ये सही है? हाँ, कहते हैं, हो भी सकता है, क्योंकि उस वक्त ही ये गाजर गवत जिसे कहते हैं, जी, गाजर घास, हाँ, उसकी पैदाइश उसी से होने लगी। पहले तो था नहीं। वही हाँ। बहुत पुराने लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी जी है। जी। रसायनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो मैं सबसे सुन रही हूँ। तो ये निश्चित है, ये कैसे टाला जा सकता है? क्या है आपका मत? देखिए अमृता जी, किसी भी चीज का उपयोग जरूरत से ज्यादा हो तो वो हानिकारक ही होता है। रासायनिक खेती में भी बहुत सारे रसायन छिड़कना पड़ता है, बहुत ही उर्वरक देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि पहले मिट्टी की पढ़ाई करनी चाहिए जी। हमारे मिट्टी में क्या कम है ये देख लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए, और फिर उस मिट्टी को उसी प्रमाण में वो खाद देना चाहिए, ज्यादा नहीं देने चाहिए। मिट्टी परीक्षण, हाँ, मिट्टी परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, इसलिए वो खेती की पढ़ाई मतलब मिट्टी की पढ़ाई। जी जी हाँ, जी जी, वो करने के बाद अगर आपके मिट्टी में सल्फर कम है या फास्फोरस कम है
तो आप दे सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो न दें। जी, जो कम है वही हाँ, जो कम है वो ही देना, उसी मात्रा में भी देना है। और क्या है ना, हम बीमार होते हैं जी, या हमारे बच्चे दुबले हो जाते हैं, तो हम दवाई देते हैं, औषधि देते हैं, टॉनिक देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कब देते हैं? जब जरूरत हो, सिम्टम्स दिखे तब। हाँ, जब सिम्टम्स दिखे तब देते हैं, और जब जरूरत हो तब देते हैं। जी, जितनी जरूरत हो उतनी ही देते हैं। सही है। तो ये बात भी पौधों के बारे में लागू होती है जी, कि इतने ही रसायन डाले, इतने ही खाद डाले कि पौधे अच्छे हो जाए। जी, जितना जरूरी है, जितना जरूरी है, जब जरूरी है और सचमुच जरूरी है तो ही देंगे। वाह वाह। मतलब हर किसान के खेत की मिट्टी भी अलग होती है, तो उस मिट्टी के हिसाब से खाद डाले तो ये इसका हानि कम होगी। बिल्कुल। कहते हैं ना अमृता जी कि हर 12 कोसों पर बोली भाषा बदलती है, वैसे मिट्टी भी बदलती है। अरे जी, हाँ, हाँ। कोई मिट्टी पूरी काली होती है, कोई रेत वाली होती है, बालू होती है उसमें। और ये जो है सल्फर या नाइट्रोजन पकड़ के रखने का मिट्टी का जो गुणधर्म है, वो हर खेत में अलग रहता है। हर 12 या 14 या 24 कोसों के बाद वो बदल ही जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मिट्टी का परीक्षण बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने बताया, खेती की पढ़ाई करने के बाद ही खेती करें, तो ये पढ़ाई की एक बात। हाँ, पढ़ाई की बहुत महत्वपूर्ण बात। अनपढ़ का काम नहीं है खेती करना, चाहे वो डिग्री ना लें, चाहे वो स्कूल में न जाएं। हमारे पुरखे कहाँ स्कूल में जाते थे, लेकिन मिट्टी की परीक्षा उनकी जबरदस्त थी। अच्छा जी। और इसलिए उनकी खेती जब फसल निकलती थी तो अच्छी निकलती थी। और क्या है ना अमृता जी, जनसंख्या ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज। तो उसके हिसाब से ज्यादा उपज हो, यही हमें देखना है। और इसलिए हम रासायनिक खेती टाल नहीं सकते। और एक बात है, कभी कभी क्या होता है कि पौधे अगर पौधों पे कीड़ लग जाए तो रासायन छिड़कना पड़ता है, फव्वारा लगाना पड़ता है। और कभी कभी बहुत फव्वारे के बाद फव्वारे, मतलब 10, 12, 14 बार ये बहुत हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने बीज निकाले हैं जनुकीय, उस पर प्रयोग करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, बीटी के बीज। अच्छा। हाँ, तो उसमें जनों को बदले जाते हैं 1000 या 10,000 में से एक। हाँ। इतना ही बदलाव होता है। पर वो बीज अच्छे होते हैं, फसल अच्छी आती है, और ये रासायनिक छिड़काव ज्यादा करना नहीं पड़ता जी। 2 या 3 इसमें रोग समाप्त हो जाता है, क्योंकि जनुक का बदलाव करने के बाद उस बीज में खुद ही लड़ने की शक्ति आ जाती है, निर्माण हो जाती है। और ये अच्छा है। अच्छा। हाँ, और हम जो और देशों से आज भी मांग कर लाते हैं, तौर की दाल, तेल, खाने का तेल, ये सब बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो हम इंपोर्ट करते हैं ना अमृता जी, ये उन देशों में सब बीटी बीजों से ही उत्पादन किया जाता है। तो वो हमें चलता है। हाँ, तो सोचने की बात है ना, सोचने हमारे यहाँ क्यों पाबंदी? हमारे यहाँ पाबंदी है। अच्छा। हाँ, अनेक बीजों पर, अनेक रसायनों पर पाबंदी है। तो इसकी सही जांच होनी चाहिए, पाबंदी क्यों है, और अगर हम दूसरे देशों से लेते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे किसान को क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा ना कि स्वतंत्र हुआ है, देश तो आजाद हो गया, लेकिन किसान के पांव में इतनी बेड़ियां हैं। 247 नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं, कायदे ऐसे हैं कि जो खेती को पीछे खींचते हैं, फसल उगाने में बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इनका भी अभ्यास होना चाहिए, जो अधिकारी है करे और हमें मुक्त करे, जी, हमें स्वतंत्र करे, ताकि हम देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को ठीक से पाल सकें और आनंद से पाल सकें। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी काकू ने कही है। और सब किसानों को
मेरी विनती है और अधिकारियों को और सरकार को भी मेरी दरख्वास्त है कि ये किसान महिला की बात आप सुने और इसके ऊपर सोचे कि ये पाबंदियां क्यों है, इससे किसका फायदा हो रहा है और किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। काकू, अगला सवाल मेरा ये है कि आप युवा पीढ़ी जो है वो खेती करे या ना करे, ये सब देखकर शायद वो नाराज भी हो सकते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे। आप क्या उनको सलाह देंगी? जी, युवा वर्ग ने खेती कर, जैसे मैंने कहा, पढ़ाई करके खेती करनी चाहिए। ये चैलेंजिंग है, ये दिलेर युवा वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है। ये आह्वान समझकर, चैलेंज समझकर, चुनौती समझकर अगर करे युवा तो सफल हो सकते हैं, क्योंकि वो युवा है। वाह, बहुत तरीके जानते हैं यशस्वी होने के, बहुत तरीके जानते हैं और उन्हें करना चाहिए। पढ़ाई की एक और अच्छी बात उनमें है कि एकेडमिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, क्वालिफिकेशन है, वो उनके पास है, तो उसका उपयोग करें। आजकल बहुत सारे देशों में कैसी खेती चल रही है इसका भी ज्ञान ले। लेकिन मेरा खेत, मेरी मिट्टी, मेरी जमीन, इसमें फसल लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करें। ये जरूरी नहीं है कि इजराइल में ऐसा हुआ हो तो मैं भी वैसे करूं, अमेरिका में ऐसा होता है तो मैं भी वैसे करूं, ये जरूरी नहीं है। आप लगन ले सकते हैं उनसे कि कितनी लगन के साथ करते हैं। जी। लेकिन अपने यहाँ जो है मिट्टी की पढ़ाई, मौसम की पढ़ाई, पानी, बिजली, इन सबका ख्याल रहते हुए युवा वर्ग ने जरूर इसमें आना चाहिए, क्योंकि हर साल ये जो सृष्टि का सृजन हम देखते हैं, वाह, ये एक अपना ही अनुभव है। और इससे अगर लाभ हो, फसल अच्छी हो, दाम अच्छे मिले, तो फिर क्या कहने। तो मैं तो कहूंगी कि खेती पढ़ाई करके ही करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि खेती में एक बीज बोया तो 1000 बीज उगते हैं। हाँ। ये बात सही है कि ये सबसे बड़ा कारखाना है, कहेंगे हम जी, उद्योग है कि एक बीज बोया तो 1000 बीज मिलते हैं। तो फिर किसान गरीब क्यों? जी, ये भी बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये युवा वर्ग है, युवा वर्ग ने पढ़ाई करनी चाहिए इसकी भी, कि 1000 दाने मिलते हैं तो अभ्यास के बाद उन्हें समझ में आएगा कि कोई और ही चुक जाता है। जी, फसल तो आती है, लेकिन पूरा दाम किसान की झोली में नहीं मिलता। तो ये 1000 दानों में से बहुत सारे दाने और ही कोई चुक जाता है। तो ये चुगने वाले को निकालना चाहिए। हाँ, तो इसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। जब खेती फायदेमंद करनी हो तो ये सब करना चाहिए। तो ये सब तौर तरीके अपना के युवा वर्ग बड़ी खुशी के साथ खेती अपना सकता है। और एक सवाल है, आजकल मैं सुन रही हूँ कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, औषध कंपनियां हैं, वो वन औषधि खरीदती है। तो क्या ये वनस्पति खेती फायदेमंद है? जैसे बताया ना अमृता जी। हाँ। खेती अभ्यास करने के बाद, खेती अभ्यास करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद फायदेमंद है। जी, खेती शुरू करते वक्त ही ये ना सोचे कि ये फायदेमंद है। जी, मुझे इसे फायदेमंद बनाना है। ये सोच के सब तरीके अपनाएं। जी, अच्छे बीज, बिजली, पानी, अपनी मेहनत और बाजार, जैसे मैंने कहा कि बाजार की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी चीज कब कैसे बिकती है ये पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर वनौषधियों की भी खेती फायदेमंद हो सकती है। तो वो भी कर सकते हैं, इसके साथ वो भी अपना सकते हैं। जी। ये 3 विधेयक, 3 कानून आजकल बड़ी चर्चा में है। जी। ये बात तो मुझे कुछ भी नहीं समझती, प्लीज आप मुझे बताइए और हमारे सब दर्शकों को भी समझाइए। जी, ये 3 विधेयक जो पास कराए गए, कानून बनाए गए, और इसका विरोध भी बड़े जोर शोर से हुआ। हाँ, वो भी मैं सुन रही हूँ। जी, तो ये मैं कहूंगी कि डूबते के लिए तिनका है। अच्छा। अब देखें तिनका कितना काम करता है। या डूबने वाला अब तैर सकता है, देखें इसके, अब आगे देखें इसके परिणाम कैसे होते हैं। तो पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी, मतलब बड़ी कंपनियां या कोई भी जो कुछ प्रोसेस्ड फूड कंपनी बनाता है, अगर
उससे कॉन्ट्रैक्ट किसानों का ग्रुप करेगा या किसान करेगा जी। और जैसे प्रोसेस्ड फूड मतलब जाम है, जेली है, जेली है, मुरब्बे हैं, शरबत है, बहुत सारी चीजें और आटा भी है, दालें हैं, ऑयल है और आटे के भी बहुत प्रकार है, गेहूं का, मक्के का। जी बड़े बड़े मॉल में आजकल मिलते हैं सब। और वो गृहिणी जो है उसके लिए सुलभ है बहुत। बीनना चुनना इससे अच्छा है। लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा है तो फिर क्वालिटी अच्छा है तो ये सब होता है ना। तो गेहूं के भी दलिया बनेगा, सूजी बनेगी, रवा बनेगा, मैदा बनेगा, मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप। तो ये लार्ज भी हो सकती है जी, अगर अच्छा माल किसान भी सप्लाई करते हैं तो करने वाले को भी उम्मीद होती है और इनकरेज होता है वो भी। तो ये किसानों के ग्रुप भी करते हैं और कंपनियां भी करती हैं, महिलाएं भी करती हैं, बचत गट जो बहुत सारे करते हैं वो ये तरीके से काम करते हैं। तो अगर बड़ी कंपनियां इसमें आती है तो पैसा भी आएगा जी, कुछ टेक्नोलॉजी भी आएगी जी। और एक बात इसमें ऐसी खासकर है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है खेत में कुछ करने के लिए और अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है जी, तो वो जो बंधाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसान उसका मालिक होगा जी जी। ये उसमें किसान के तरफ की हामी भर ये चीज है। अगर ये टूट गया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसान का ही होगा। तो इससे क्या है ना, आज लागत बिल्कुल कम है खेती में, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनियां आएगी, इसका फायदा बचत गटों को भी होगा, जो महिलाओं को ज्यादा होगा। जी जी जी। मतलब लागत आ जाएगी, इसमें पैसा आ जाएगा तो धंधा बढ़ेगा जी। और प्यूरिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो इसका ये फायदा है। दूसरा है बहुत उस पर ज्यादा चर्चा हुई है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जिसे मंडी कहा जाता है। तो ये कृषि उत्पन्न बाजार समितियां जो हैं, मंडी जो हैं, पुराने ढांचे की अगर हो तो क्या है ना, उसमें किसानों को बहुत तकलीफ होती थी आज तक। मतलब क्या है, समितियों के जो व्यापारी है सिर्फ वे ही खरीद सकते हैं किसानों से, और किसान को समिति के मैदान में जाना पड़ता है माल लेकर। तो समिति के मैदान में भाड़े का ट्रैक्टर ले, भाड़े की बैलगाड़ी ले, ये सब लेकर जाएं और वहां माल खाली करे अपना वो मैदान में, खुले आकाश के नीचे, कभी बरसात का डर, धूप का डर, धूल का डर। और जब व्यापारी चाहेगा, उसका मन करेगा, तब उसकी खरीदी होगी, उसका नाप तोल तब होता है। तो अनेक किसान बहुत परेशानी महसूस करते हैं। बैल हो तो उनका चारा पानी सब रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, खाने पीने का सवाल। और ट्रैक्टर या और किसी ट्रॉली वॉली से लाते हैं तो उसका भाड़ा किराया देना पड़ता है। और अगर दाम कम मिलते हैं तो किसान को नामुमकिन होता है वापस माल ले जाना। अरे बाप रे, फिर से ट्रैक्टर ढुलाना, और फिर से उसमें सब भरना अनाज, फिर से किराया देना। तो इससे वो सोचता है कि चलो भाई कम तो कम दाम, निपट तो जाता है और बेच देता है। तो ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। जी हाँ। और पर ये भी बात सच है कि बहुत सी ऐसी कृषि उत्पन्न बाजार समितियां हैं कि किसान को बहुत अच्छा, मतलब मान के साथ, सम्मान के साथ उससे पेश आती हैं। बड़ी अच्छी बात। और बहुत अच्छा आचरण रहता है उनका, किसानों के प्रति अच्छा बर्ताव रहता है जी। और मतलब रिश्ता जो कहते हैं हम, परस्पर रिश्ता, वो इतना अच्छा होता है कि तो ऐसी समितियां रही तो फिर अच्छा चलेगा ना उनका। तो ये दूसरा जो कानून है, तो इसमें सरकार ने कहा है, व्यवस्था ने कहा है कि इस बाजार समितियों के अलावा दूसरे लोग भी जिसके मन में आए व्यापार कर सकते हैं। मेरे मन में आए तो हाँ बिल्कुल, आपके पास पैसा उपलब्ध है, आपको व्यापार करने की इच्छा है
और आपको समझ है थोड़ी, जी जी, तो आप कर सकती हैं। तो लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हाँ, तो ये समितियां समझो पैरेलल, समांतर व्यवस्था खड़ी होगी, हो गई है। तो बाजार समितियां बर्खास्त तो नहीं हुई, अच्छा, बंद तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, वो भी है और ये भी है। हाँ, मतलब हाँ, व्यापारी ज्यादा हो गए, स्पर्धा उनमें ज्यादा हो गई, तो निश्चित ही इसका फायदा किसान को होगा। जो अच्छा दाम दे, जो अच्छा बर्ताव करे, जो अच्छे तरीके से पेश आए, उसी को देंगे, किसान देंगे। और ये व्यापारी लोग खेत खलिहान में भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसान ही लाए। हाँ, वो ट्रॉली लेकर जाने की भी जरूरत नहीं, व्यापारी खेत में आ सकता है, खलिहान से लेके जाएगा वो अनाज। जी जी, इतनी सुविधा किसानों के लिए हो गई। तो ये अच्छा है फिर। हाँ, ये अच्छा है। तो ये कृषि उत्पन्न बाजार समितियां बंद बिल्कुल ही नहीं हुई है, शुरू है, लेकिन अभी उनको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा अगर टिकना है तो। हाँ, तो इन्हें समांतर और कृषि समितियां तैयार, ये तो जरूरी है, समांतर व्यवस्था हर एक फील्ड में जरूरी है। जी। अब देखिए ना, हमारे राज्य निगम की बस रहती है, राज्य परिवहन निगम की बस रहती है, नगर निगम की बस रहती है, प्राइवेट भी रहती है, बहुत सारे रहते हैं। तो सफर करने के लिए हमें जो सुविधाजनक लगे, हमारे से जो ग्राहक की मर्जी, उसी तरह ये किसान की मर्जी प्रभा, कि जो हमें तिरस्कार नहीं करता हमारा, हमसे ये तो किसान है, फालतू है, ऐसी दृष्टि से नहीं देखता। मतलब पहले ऐसा भी देखा जाता जी, किसान मतलब गरज, जिसे बहुत गरज है, जरूरत, बहुत जरूर, हाँ, जरूरत की तरह से हो गया एक बिल्कुल जरूरतमंद का नाम किसान। तो अब इस समितियों में मजबूर, तो हमें मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। पहले मजबूरी का फायदा अनेकों समितियों में उठाया जाता था, तो अब ये समितियां बंद थोड़ी ना हुई है, बंद नहीं हुई, उसे समांतर, उसे पैरेलल और समितियां बनाई जाएगी। समिति को अभी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, किसानों से अच्छी तरह से बर्ताव करना होगा, भाव अच्छा देना होगा, उनकी सुविधा रखनी होगी। बहुत सी मंडियां ऐसी है, बहुत सी समितियां ऐसी है कि जहां किसानों का माल रखने के लिए कोई शेड वगैरह नहीं, अरे, और व्यापारियों के माल के लिए शेड है, गोदाम है, ऐसा सौतेलापन नहीं चलेगा। अब फिर वो माल खराब हो गया तो किसान की कितनी हानि होती है जी। तो इसलिए वो मजबूर था आज तक, लेकिन अगर ये समांतर व्यवस्थाएं खड़ी होती है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी सुविधा होगी। बड़ी अच्छी बात है। और तीसरा अभी एक पॉइंट है, हाँ, तीसरा एक पॉइंट है कि जीवन आवश्यक वस्तुओं से कुछ कृषि उत्पादन उन्होंने आउट किए, हटाया गया है। क्योंकि ये जीवन आवश्यक जो है, इसेंशियल कमोडिटी जिन्हें कहा जाता था, तो उसमें जो वस्तुएं हैं उन पर पूरा शिकंजा व्यवस्था का होता था। अच्छा, हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या और भी स्टेट के बाहर बेचना नहीं बेचना, ये झट से कानून तैयार हो जाता था, तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये अब हटाया गया है, उसमें से दालें उन्होंने हटाई है, और जिसे हम ये मटकी, चौली, पल्सेस ये भी हटाए हैं, आलू भी हटाए हैं, तेल हटाए हैं और प्याज भी। तो इन वस्तुओं को हटाने के बाद ये किसान के लिए अच्छा साबित होगा। तो मतलब अभी महाराष्ट्र का किसान कर्नाटक में जाकर भी बेच सकता है? बेच सकता है। पहले नहीं बेच सकता था? नहीं, पहले बहुत कानून से गुजरना पड़ता था, बहुत पाबंदी, तब तक तो माल खराब भी हो सकता था। फिर लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए, ऐसा सब होता था। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, अब खुद कहीं भी बेच सकते हैं। बहुत बड़ा फायदा है। और ऐसा नहीं है ना कि कन्याकुमारी जाकर बेचेगा, नहीं, बाजू वाले बेचेगा ना, इतना ट्रांसपोर्ट ये नहीं हो सकता उससे। तो ये चंगुल से छूटे हैं ये चीजें, तो इससे किसान काफी आश्वस्त हो गया है। अच्छा, छुटकारा पाया ऐसा लग रहा है। तो जी बोलिए। प्याज की अलग बात है।
अच्छा, मैं वही पूछना हाँ। चाहती थी, आप एक गृहिणी भी है, हाँ। मैं भी एक गृहिणी हूँ। हर रोज खाना पकाने से पहले प्याज काटनी पड़ती है, तो ये प्याज के भाव जो है इतना उछलते हैं गिरते हैं, क्या है उसके पीछे राज? जी जी, तो क्या है ना, प्याज बड़ी अजीब चीज है। जी जी, मतलब उस प्याज के कारण हमने सरकारें बनती देखी है, ढुलकती देखी है, जी। ढुलकती देखी है, परेशान होते हुए देखी है, सब देखा है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती अमृता जी, कि अभी थोड़े दिन पहले प्याज के भाव बढ़े थे, है तो हम अच्छी भी नहीं थी कि निर्यात बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गया, हाँ, और धड़ाम से प्याज के भाव गिर गए जी। किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आया ज्यादा। मैं जो किसान नहीं है उस समाज से भी ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि प्याज की कीमतें बढ़ती है तो आपको रोना आ जाए कि वह आपको रुला दे, इतनी तो नहीं बढ़ती। बाकी हर चीज की कीमतें बढ़ती है, तब क्या कर? जी जी, तो इतनी हाई तो बाकी हो जी। और तेजी मतलब भाव ज्यादा होना प्याज का कितने दिन रहता है? थोड़े दिन रहता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, चलो 1.5 महीना। हाँ, नया प्याज बाजार में आ ही जाता है, आता ही है। अभी इस साल थोड़ा खराब है लेकिन आता ही है। प्याज का उत्पादन कम होना या प्याज खराब होना, इसके लिए तो आसमानी संकट है जी। कभी बरसात ज्यादा होती है, बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है, कभी अकाल बरसात आती है, बेमौसम बरसात आती है, तो प्याज खराब होता है। और वैसे भी प्याज, कोई भी खेती का माल नाशवंत चीज है जी। ये लोहे के उत्पादन जो कारखाने में बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग, इनके जैसा नहीं है ना कि सालों रहा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। नहीं है, 2-3 महीनों में ये बेकार हो जाता है। 2-3 बेकार होने से पहले इसे बेचना ही पड़ता है। तो किसान कितने दिन रख सकेगा अपने घर? नहीं रख सकता। तो महीने भर में दूसरा नया प्याज आ ही जाता है। तो सोचना चाहिए ना, जब आप दाम बढ़ जाते हैं तो आप चैनलों को मुलाकात देते हैं कि ऐसे दाम बढ़ गए, वैसे दाम बढ़ गए, मेरा बजट गिर गया, मेरे रसोई का ऐसा हुआ। तो 12 महीने में से 15-20 दिन या एक आध महीना आपको एक आधी चीज नहीं मिली या महंगी मिली, तो गुजारा कर लेना चाहिए। क्योंकि जब प्याज 7 रुपए या 10 रुपए किलो बिकता है, तब क्या आप सोचते हैं कि किसान को क्या मिलता होगा? 7 रुपए में उसका पैदावार भी होती होगी। जी, बड़ा कठिन सवाल है। 7 रुपए में 1 किलो कैसे? वो 10 रुपए मतलब बहुत हो गया, मैक्सिमम हो गया, ना के बराबर है। तो ये सब किसान को झेलना पड़ता है। जो किसानी नहीं करते वो पढ़े लिखे होते हैं,